हेलो दोस्तों, वेलकम टू बरना क्लासेज। आज हम प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के गुणधर्मों का अध्ययन विज्ञान की प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स शाखा में किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी यानी ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों व फोटोन के रूप में गति करती है। जब भी किसी प्रकाशीय स्रोत से कोई प्रकाश किरणें वस्तु पर गिरती है और टकराकर हमारी आंखों में आती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत सूर्य है जो फोटोन के रूप में ऊर्जा को पृथ्वी तक भेजता है। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती है। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो स्वयं का प्रकाश रखती हो, जैसे सूर्य और बल्ब, ये प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जबकि अधिकतर वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, इन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है एम्बुलेंस, या फिर हमारे आसपास जितनी भी वस्तु है लगभग अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश किरणों को आर पार जाने देती है, इन्हें हम पारगम्य वस्तु कहते हैं। वहीं कुछ वस्तुएं प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है और अवरुद्ध करके आर पार नहीं जाने देती, इन्हें हम अपारगम्य वस्तु कहते हैं। लेकिन एक तीसरे प्रकार की वस्तु भी होती है जिसे हम अर्धपारगम्य वस्तु कहते हैं, जैसे तेल में भिगा हुआ कागज। ये अपारगम्य वस्तुएं प्रकाश की कुछ मात्रा को आर पार जाने देती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। सूर्य हमारी पृथ्वी से करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। वहीं चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। आपने देखा होगा लगभग पृथ्वी पर हर वस्तु की परछाई बनती है, लेकिन जब पक्षी आसमान में उड़ता है तो उसकी परछाई क्यों नहीं बनती? इसको जानने के लिए हमें उपछाया और परछाया जानना पड़ेगा। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। किसी दीवार के पास में एक अपारगम्य वस्तु रखते हैं और उसके सामने एक प्रकाश स्रोत L1 L2 रखते हैं। प्रकाश की किरणें वस्तु पर गिरेगी तो पीछे एक परछाई बनेगी जो बहुत गहरी होगी, इसे हम परछाया कहते हैं। लेकिन आसपास कुछ ऐसी भी परछाई बनती है जो कम गहरी होती है, यानी उसमें कुछ प्रकाश की मात्रा होती है, इसे हम उपछाया कहते हैं। जैसे जैसे वस्तु प्रकाश की ओर बढ़ती जाएगी, ये उपछाया बढ़ती जाएगी और परछाया कम होती जाएगी। जब पक्षी आसमान में उड़ता है तो सूर्य से उसकी दूरी निकट होती है और पृथ्वी से उसकी दूरी अधिक, इसलिए पक्षी की उपछाया बहुत बड़ी बनती है जो हमें दिखाई नहीं देती। अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी परावर्तित सतह से कोई लाइट आके टकराएगी तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के कुछ परावर्तन के नियम है। जो किरणें सतह से टकराती है उन्हें हम आपतित किरणें, और टकराने के बाद जो किरणें परावर्तित हो जाती है इन्हें हम परावर्तित किरणें कहते हैं। जब हम
इस सतह से लंबवत एक रेखा खींचते हैं तो इसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब से आपतित किरणें जितना कोण बनाएंगी उतना ही कोण अभिलंब से परावर्तित किरणें बनाएगी, यानी कोण I और कोण R का मान समान होगा। पहला नियम है आपतित किरणें, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। कोण I कोण R के बराबर होगा, यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण का मान समान होगा। परावर्तन के बाद आवृत्ति और चाल समान रहेगी, यानी जिस चाल से प्रकाश आया उसी चाल से चला जाएगा। परावर्तन दो प्रकार से हो सकता है। पहला है नियमित परावर्तन। जब किसी पोलिश युक्त समतल पृष्ठ से कोई प्रकाश किरणें टकराएगी तो परावर्तन के बाद भी सभी किरणें समानांतर रूप से चली जाएगी। दूसरा है विसरित परावर्तन। जब किसी खुरदरे पृष्ठ से कोई प्रकाश किरणें टकराएगी तो परावर्तन के बाद सभी किरणें आड़ी टेढ़ी आड़ी तिरछी चली जाएगी, यानी कोई भी परावर्तित किरण समानांतर नहीं होगी। दर्पण यानी मिरर। जब किसी पारदर्शी वस्तु के एक तरफ अपारगम्य वस्तु की लेप लगाई जाती है तो दर्पण का निर्माण होता है। इसका एक पृष्ठ दर्पण का कार्य करता है। दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, यानी इस प्रतिबिंब को हम किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। बिंब और प्रतिबिंब का आकार समान होगा, यानी चित्र में दिख रहा छगनलाल अगर 5 फीट का है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 फीट का होगा। लेकिन एक अंतर है, बिंब का बायां भाग यानी लेफ्ट हिस्सा प्रतिबिंब का दायां यानी राइट हिस्सा हो जाएगा। यानी अगर छगनलाल अपने बाएं हाथ को उठाता है तो प्रतिबिंब का दायां भाग उठेगा। इसे ही हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। दर्पण से बिंब और प्रतिबिंब की दूरी समान होगी, यानी अगर यह छगनलाल दर्पण से 5 फीट की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर 5 फीट की दूरी पर होगा। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी आधी लंबाई का दर्पण आवश्यक होता है, यानी अगर छगनलाल 5 फीट का है तो केवल 2.5 फीट के दर्पण से उसे अपनी पूरी प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा। एक घटना है, जब हम नाई की दुकान पर कटिंग करवाने जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि मिरर में हमारी कई इमेज बनती है। ये सब क्यों होता है समझते हैं। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने किसी निश्चित थीटा कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंबों की संख्या बहुत हो सकती है। इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 360 में इस थीटा कोण का भाग देंगे। यदि प्राप्त संख्या सम है तब तो हम इसमें -1 कर देंगे, और प्राप्त संख्या अगर विषम है तो वही संख्या प्रतिबिंबों की संख्या होगी। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यदि दो दर्पण को हमने 60 डिग्री कोण पर रख दिया और बीच में एक वस्तु रख दी तो इस सूत्र के द्वारा हमें 6 प्राप्त होगा, जो एक सम संख्या है। इसमें से हम 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। यह 5 ही हमारे प्रतिबिंबों की संख्या है। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी एक गोले का ही हिस्सा है। जब अंदर वाले भाग पर अपारदर्शी वस्तु की लेप की जाती है तो उभरा हुआ हिस्सा उत्तल दर्पण कहलाता है। वहीं अगर हम आंतरिक भाग की जगह बाहरी भाग में लेप कर दे तब आंतरिक जो भाग होगा वो अवतल दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण किसी गोले का एक हिस्सा होते हैं। इसमें ध्रुव यानी पोल गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जा सकता है। इस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में दिख रहा सी वक्रता केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस बिंदु जब परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जिस जगह पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं और ध्रुव से उस बिंदु की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। परावर्तन के बाद निर्मित प्रतिबिंब दो प्रकार का हो सकता है। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पहले वाले चित्र में F बिंदु पर सभी किरणें मिलती है, इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वहीं दूसरे वाले चित्र में परावर्तित किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलती, केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंब की फोकस दूरी में 2 का भाग दिया जाता है। दर्पण सूत्र दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी, इनके रिलेशन को ही दर्पण सूत्र कहते हैं। सभी दूरियां पोल यानी P से देखी जाती है। पोल से बिंब की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसे ही हम दर्पण सूत्र कहते हैं। अब हम अवतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंबों की स्थिति और आकार को जानेंगे। जब बिंब अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब F यानी फोकस बिंदु पर बनता है। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। यदि बिंब वक्रता केंद्र के कुछ पास में लेकिन अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और F के बीच बनेगा। प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि बिंब वक्रता केंद्र यानी C पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब भी C पर बनेगा। प्रतिबिंब समान आकार का होगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा बनेगा। जब C और F के मध्य बिंब रखते हैं तो बना हुआ प्रतिबिंब C के दूर बनता है। प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। यदि बिंब को F बिंदु पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा हुआ बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यदि बिंब को F और P के मध्य रखते हैं यानी दर्पण के बहुत निकट बिंब को रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बहुत बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बना यानी आभासी बनता है और सीधा बनता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंबों की स्थिति क्या रहती है। यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बना यानी आभासी होगा, सीधा होगा और बिल्कुल बिंदु के समान होगा। इसके अलावा अगर बिंब को कहीं पर भी रख दिया तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब आभासी, सीधा व छोटा बनेगा।
यानी आप कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। आपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के दर्पण देखे होंगे। कुछ भवनों में देखे होंगे, कुछ गाड़ियों में और कुछ टॉर्च में। टॉर्च में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के द्वारा बिखरे हुए प्रकाश को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बहुत बड़े क्षेत्रफल के दृश्य को बहुत छोटे रूप में देख सकते हैं, जबकि अवतल दर्पण द्वारा छोटी वस्तु को आवर्धित करके बड़ा करके दिखाया जाता है। इसलिए डेंटिस्ट हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।